दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम 8 से 10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर से संबंधित और साथ में स्टैटिक जीके को कवर करते हैं, जो आने वाले हर एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। यदि आप में जुनून की आग है और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। दोस्तों, यदि आप में कुछ अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का जुनून बना हुआ है, आपने कुछ अपना सपना सोचा है, आपने मेहनत करने के लिए सोच लिया है, तो लोगों के ताने भी आपके लिए एक हौसला बन जाएंगे और लगातार आप मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकेंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई, आप कह सकते हैं, हिसार के अंदर। हिसार के अंदर आप कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई, और ये हिसार जो आप कह सकते हैं हरियाणा में है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, केंद्रीय इस्पात और नागर विमान मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ टॉप फ्लोटिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। यानी दोस्तों, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा कि दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आप कह सकते हैं हिसार हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। और ये किस प्रकार का है या किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है? तो यह प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं एक, आप बोल सकते हैं, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ टॉप फ्लोटिंग सोलर के साथ आप कह सकते हैं दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। इसके साथ साथ बात की जाए इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया केंद्रीय इस्पात और नागर विमान मंत्री जो हैं ज्योतिराव एम सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आप ये कह सकते हैं ये किया जा रहा है, आप कह सकते हैं शिमला के अंदर किया जा रहा है। और इसी तरह से अगर बात की जाए एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये शिमला में किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्राचीन समय में, या बोल सकते हैं अंग्रेजों के समय में, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो आप बोल सकते हैं शिमला थी। और उसके बाद अगर बात की जाए भारत की राजधानी कौन सी बनी? तो आप कह सकते हैं कलकत्ता। और 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली बनाने की, आप कह सकते हैं, भारत की राजधानी घोषित की गई और 1912 में इसको लागू कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में बसंतपुर के निकट सतलज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही हैं। यानी इसके अंदर जो शिमला के अंदर रिवर राफ्टिंग जो आप कह सकते हैं प्रतियोगिता होगी या चैंपियनशिप होगी, उसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? कम से कम आप कह सकते हैं 20 देश भाग ले रहे हैं। लेकिन इनमें से नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ईरान है, इराक है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की विशेष रूप से टीमें भाग ले रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आईपीएल 2024 से पहले सनराइज हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान बनाया है? तो ये बनाया है पैट कमिंस। पैट कमिंस को आप कह सकते हैं नया कप्तान बनाया है। किसके स्थान पर बनाया है? तो एडन मार्कम के स्थान पर आप कह सकते हैं बनाया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आईपीएल 2024 से पहले सनराइज हैदराबाद ने पेंट केमिस को अपनी टीम का नया कप्तान बनाया। पेंट केमिस ने एडन मार्कर का स्थान लिया है। केमिस को हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के लिए हुई मिनी ऑक्शन में 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा था।
कैमिस आईपीएल इतिहास में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो कौन से बने हैं या उन्होंने किसने शपथ ली है, तो उनका नाम है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ आप कह सकते हैं पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ अगर बात की जाए शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति आवास में आयोजित एक समारोह में 72 वर्षीय शहबाज को शपथ दिलाई। यह दूसरा मौका है जब वह देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले शहबाज ने अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो यह है त्रिपुरा का। और जीआई टैग जो दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक जो दिया जाता है, वो 10 साल के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे रीसा को जीआई टैग प्रदान किया गया। भौगोलिक संकेतक मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है, यानी 10 सालों के लिए दिया जाता है। उस क्षेत्र का आप कह सकते हैं विकास करने के लिए उस क्षेत्र में जो चीज प्रसिद्ध हो जाती है उसे जीआई टैग के रूप में आप कह सकते हैं जीआई टैग के रूप में पहचाना जाता है। वहीं कटक उड़ीसा की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को जीआई टैग दिया गया, यानी उड़ीसा के कटक के आप कह सकते हैं प्रसिद्ध है चांदी तारकसी, उसको भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने 1 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध चांदी तारकसी के लिए जीआई टैग का अनुरोध किया था। यानी इसके लिए अनुरोध कब किया था उड़ीसा ने, तो आप कह सकते हैं 2 जुलाई 2021 में इसके लिए अनुरोध किया और उसको जीआई टैग मिल गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप ये कह सकते हैं एस चोंगलिंगम को आप कह सकते हैं यहां पर नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। आगामी लोकसभा के चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में आईएएस अधिकारी एस चोंगलिंगम को महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। महाराष्ट्र कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी चोंगलिंगम को मौजूदा एसएम देशपांडे के स्थान पर राज्य के आपके सत्य निर्वाचन आयोग के रूप में नामांकित किया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन है, जैसे विटामिन ए का जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसका नाम है रेटिनोल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनेमाइड। उसके बाद बात करें विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन सी का नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन 7 का नाम है जो एच रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ये कई बार स्टैटिक जीके में कई बार विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इनको बड़े अच्छे ढंग से आपको बताया है। इसके साथ अगर बात की जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सकरवी। डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। ई की कमी से कौन सा होता है, बांझपन। और के की कमी से कौन सा होता है, रक्त का थक्का। ये कई बार इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए हेनले इंडेक्स या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के तहत दुनिया के देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई। इस रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग पिछले साल की दुनिया तुलना में एक पायदान नीचे गिरकर 85वीं हो गई। यानी भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान हो गया, 85वां स्थान हो गया। इस रैंकिंग में 6 देश हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश बनकर उभरे हैं। और सबसे कमजोर अगर पासपोर्ट की बात की जाए तो अफगानिस्तान का है। सबसे अगर बात की जाए मजबूत पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये 6 देश हैं जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें स्थान है 85वां। इसके साथ अगर बात की जाए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4
का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, जो आप कह सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया। यानी अभ्यास शांति प्रयास 4 जो है कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत के वरिष्ठ वकील फली एस नरमिन का निधन हो गया। उन्होंने 95 साल की उम्र में, यानी आप कह सकते हैं 21 फरवरी 2024 को अंतिम सांस ली। वरिष्ठ वकील नरीमन ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी सरकार के फैसले के खिलाफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पद से इस्तीफा दिया था। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत के वरिष्ठ वकील हैं जिनका नाम है फली एस नरीमन, आप कह सकते हैं इनका निधन हो गया 21 फरवरी 2024 को। और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आप कह सकते हैं इन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई और इस आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाया था। प्रारंभ में यह आयोग केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ था। यानी प्रारंभ में इसमें क्या था, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था और इसकी स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950 को हुई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2024 का जो निर्वाचन आयोग का थीम है वो क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। यानी 2024 का जो मतदाता का आप कह सकते हैं जो थीम है वो क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। मतदाताओं को समर्पित है और अपने वोट की शक्ति के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति व्यक्तियों की भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। 2023 का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसकी थीम क्या है, तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं। और 2022 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आप कह सकते थीम क्या है, चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। ये आप कह सकते तीनों के तीनों जो थीम है 2022, 2023 और 2024, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, ज्ञानपीठ चयन समिति ने प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उन्होंने इस युग में बेहतरीन उर्दू कवियों में से अपना नाम उन्होंने यहां पर प्रसिद्ध किया। गुलजार ने हिंदी सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं राम भद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पिटक के संस्थापक हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो आप कह सकते हैं गुलजार, और दूसरे आप कह सकते हैं संस्कृत के जो विद्वान हैं उनका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगर बात की जाए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो यह मिला दामोदर मोजा को, जो आप कह सकते हैं गोवा के लघु कथाकार, उपन्यासकार और आलोचक और कोंकणी में पठक कथा आप कह सकते हैं लेखक हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 2008 में रविंदर केलेकर के बाद दामोदर मोजा यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे गोवा के निवासी हैं। इसके साथ अगर बात की जाए 2018 में अंग्रेजी साहित्य के लिए आप कह सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उनका नाम है अमिताभ घोष। यानी 2018 में अंग्रेजी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसको मिला, अमिताभ घोष को दिया गया। और कन्नड़ साहित्य में यह पुरस्कार अब तक 7 बार दिया जा चुका है, जो किसी भी अन्य भाषा से साहित्य से अधिक है। यानी साहित्य में सबसे बार आप कह सकते हैं अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो संविधान की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं उनमें दिया जाता है। और कन्नड़ साहित्य में यह पुरस्कार अब तक 7 बार दिया जा चुका है, जो किसी भी अन्य भाषा साहित्य से अधिक है। इसके साथ अगर बात की जाए 1976 ईस्वी में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम क्या है, तो उनका नाम है आशापूर्णा देवी। 1976 में इनको बंगाली उपन्यासकार के लिए आप कह सकते हैं मिला था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हिंदी के लिए पुरस्कार या हिंदी भाषा में आप कहते हैं हिंदी लेखक के रूप में किस महिला को यह पुरस्कार दिया गया, तो 1968 में सुमित्रानंद पंत को उनकी कृति चिदम्बरम्बा
के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार पाने वाली आप कह सकते हैं प्रथम महिला थी। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। कैप वर्डे वर्तमान समय मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा प्रमाणित मलेरिया मुक्त करने वाला तीसरा देश बन गया। यानी आप कह सकते हैं पहले स्थान पर मलेरिया मुक्त करने वाला देश कौन सा है? मॉरिशस। दूसरे देश की अगर बात की जाए अल्जीरिया, और तीसरा देश कौन सा बना है? तो आप कह सकते हैं कैप वर्डे आप कह सकते हैं तीसरा देश बन गया है जिसमें मलेरिया को मुक्त घोषित किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। WHO का मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, जो जिनेवा शहर में स्थित है। इसके साथ अगर बात की जाए, मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष बन गए। 34 वर्षीय मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड का समय लेकर के गोल्ड मेडल जीता, जबकि 2017 में गोपी थानाकल एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। यानी पहले भारतीय पुरुष कौन से बने जिन्होंने एशियाई मैराथन को जीता था? तो उनका नाम था गोपी थानाकल। 2017 में इन्होंने जीती। और 2024 की अगर बात की जाए किसमें जीती है? तो मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती, इसमें स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। और कितने वर्ष के हैं ये? 34 वर्ष के हैं। 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड का समय लेकर के उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, BCCI पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड फंक्शन हैदराबाद में आयोजित किया गया। यानी BCCI पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है, तो पुरस्कार कहां पर दिया गया है? तो आप कह सकते हैं हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष के लिए दिया जाने वाला पोली उमरगर अवार्ड शुभम गिल को मिला है। 2022-23 के लिए जसमीत बुमराह को मिला। 2021-22 के लिए रविचंद्र अश्विन को मिला। 2020-21 के लिए मोहम्मद शामी। 2019-20 में आप कहते हैं मोहम्मद शामी को दिया गया। वहीं कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व क्रिकेटर फरूक इंजीनियर को और रवि शास्त्री को दिया गया। यह अवार्ड 4 साल बाद आयोजित किया गया। पिछली बार यह 2019 में दिया गया था। यानी 2019 के बाद ये आप कह सकते हैं पुरस्कार दिया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं 2024 की घोषणा की गई, जिसमें आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष के लिए जो आप कह सकते हैं पोली उमरगर अवार्ड मिला, वो किसको मिला है? शुभम गिल को मिला है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार यानी जिसको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है 2024 में किए गए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। यानी आप कह सकते हैं जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है वो उनको 10 मार्च को दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात की जाए किस फिल्म को मिला है, तो आप कह सकते हैं टू किल ए टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्याभ्यास साड़ा तनसिक के पहले संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन में किया गया। यह एक्सरसाइज 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। 45 सैन्य कर्मियों वाली सऊदी अरब की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया गया। यानी कह सकते हैं कि जो साड़ा तनसिक जो है अभ्यास जो है किन 2 देशों के बीच होगा, तो ये आप कह सकते हैं भारत और सऊदी अरब के बीच होगा। और कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये राजस्थान के महाजन में आयोजित किया जा रहा है। और कब आयोजित किया जा चुका है? 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच आयोजित किया जा चुका है। इसके साथ साथ बात की जाए, जो संयुक्त राज्य अमीरात में जो गोल्डन वीजा है, हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। यानी आप कह सकते हैं सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, उनको संयुक्त अरब अमीरात के सरकार ने गोल्ड वीजा प्रदान किया है। इसके साथ ही आनंद कुमार उनके स्पेशल भारतीयों में शामिल हो गए
जिन्होंने यूएई की सरकार ने गोल्डन वीजा जारी किया। इस लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, संजय दत्त जैसे भारतीय हस्ती इसमें शामिल हैं। गोल्डन वीजा की अगर बात की जाए, संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का वीजा है जो यूएई सरकार द्वारा सीमित संख्या में प्रदान किया जाता है। गोल्डन वीजा को यूएई सरकार द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया। यानी गोल्डन वीजा को यूएई सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूसीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून को मानकीकृत करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उत्तराखंड में समान नागरिकता लागू करने के लिए आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया। यानी आप कह सकते हैं देश आजाद होने के बाद समान नागरिकता कहां पर लागू की गई? तो आप बोल सकते हैं उत्तराखंड के अंदर। और पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आप कह सकते हैं समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है। यानी अनुच्छेद 44 राज्य के नीति सिद्धांतों का हिस्सा है। यह राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे टारगेट जॉब स्कैन को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको PDF भी मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।